नमस्कार दोस्तों। हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में हमने अभी तक कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने भारत की भू रणनीतिक सीमाएं एवं भौगोलिक विशेषताएं पढ़ ली थी। और उसके बाद में हम प्री हिस्टोरिक एरा अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाणिक संस्कृतियाँ जो थी, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, मध्यपाषाण काल हो, नवपाषाण काल हो, चाहे ताम्रपाषाण काल हो, चाहे महापाषाण काल हो, ये सारे लेक्चर हमने देख लिए थे बढ़िया तरीके से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। ये टॉपिक रहेगा आज, ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक फिर वैदिक सभ्यता रहेगी। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपके पास काफ़ी कुछ कंटेंट है ऑलरेडी। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट रिकॉर्ड है 62 वीडियोस। तो आप उसको बढ़िया तरीके से रेडी कर लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ से अगर फर्स्ट ग्रेड में 30 से 35 प्रश्न आते हैं तो डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है 90-95% सवाल वीडियो से ही मिल जाएंगे आपको, और कुछ देखने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप इतिहास में नए हैं तो आप एक किताब साथ में रखेंगे और देखोगे थोड़ी भाषा समझ में आ जाएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक है। प्राचीन भारत में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब ज़्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। आगे एक महीना 1-1.5 महीना और लगेगा, फिर हमारा ये एंशियंट भी पूरा हो जाएगा। जिसके साथ साथ मैं आपका आधुनिक भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी 15 जनवरी तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। और मेरा पूरा विश्वास है, पूरा एक्सपीरियंस है कि आप इसके ऊपर रिलायबल रह सकते हो। और साथ साथ में बुक्स पढ़ते हो तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, ये है कि NCERT अगर आप 11-12 की देखोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। बाकी सिलेक्शन तो इससे भी हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात शुरू करने जा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ में। आप अच्छे से इसको आत्मसात करना, अच्छे से चीज़ों का। अच्छा, ये टॉपिक भी अपना हो चुका है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार। तो प्राचीन भारत में ले दे के हमारे पास में सिंधु और वैदिक होने के बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे बस। इसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। और ये जो चौल चालुक्य वगैरह इसको अपन अलग से देखेंगे, ठीक है। तो बात को हम शुरू करने जा रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और फर्स्ट ग्रेड में करीबन 4-5 सवाल इससे बनते ही बनते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बनते हैं, स्कूल लेक्चर में भी, कॉलेज लेक्चर में भी अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न ठीक ठाक नहीं आते हो। और बड़ा बड़ा मज़ेदार विषय है, टॉपिक है ये। तो इसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक होगा आज, ठीक है। 3 और 4 हमने कर लिए हैं, आज हमारा ये 5वां टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखेंगे क्या इस टॉपिक में। सबसे पहली चीज़, इस टॉपिक को हमने इस 3 आयामों में बांट लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखा है इसका परिचय देखेंगे। परिचय में ये देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है। नामकरण में हम देखेंगे कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, इसको वृहत्तर सभ्यता कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कहने के, किसने कहे हैं ये शब्द वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में स्वरूप देखेंगे। स्वरूप में हम देखेंगे कि ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, नदीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो इनके बारे में डिटेल से समझेंगे कि और कौन सी समकालिक नदीय सभ्यताएं थी। नगरीय सभ्यता हम देखेंगे कि गॉर्डन चाइल्ड ने किस तरह से भारत में नगरीकरण की जो प्रथम द्वितीय क्रांतियां बताई उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कांस्य सभ्यताओं में देखेंगे कि दुनिया की तीसरी कांस्य सभ्यता थी। इससे पहले मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता रही है, वो हम देखेंगे। और आदि ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, ये पहले ही मैं प्राक इतिहास में क्लियर कर चुका हूँ, उसके बावजूद फिर इसको समझेंगे। फिर हम आएंगे इसके कालक्रम के ऊपर कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट काल क्या होना चाहिए। फिर अपन उसमें कार्बन डेटिंग से लेके DP अग्रवाल से लेके मार्शल से लेके व्हीलर से लेके इन सारों के मत देखने के बाद में एक लास्ट में निष्कर्ष मत पे आएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा काल जो है वो प्रमाणिक है और किस काल हमें उत्तर परीक्षा में क्या उत्तर करना है। उसके बाद में हम उद्भव पे आएंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इस पूरी सभ्यता को बसाया किसने था। फिर हम इसमें 2 मत देखेंगे, एक विदेशी मत देखेंगे, एक देसी मत देखेंगे। और देसी मत में भी हम फिर आगे 2 भाग कर देंगे,
एक ऐसा मत भी आया जिसने कहा था कि पूर्व की संस्कृतियों के विकसित रूप में है वो हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ। एक ऐसा मत भी आया जिसने कहा था कि आर्य संस्कृति ने एक प्रकार से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया। तो ये सारे मतांतरों के बीच में हम ये तय करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किसने बसाया था, और लास्ट में निष्कर्ष निकालें कि एग्जैक्टली क्या रीज़न रहे होंगे इसके बसने के पीछे और बसाने के पीछे कौन जिम्मेदार रहा होगा, ये देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे विस्तार, कि इसका विस्तार किन किन देशों में है और किन किन देशों के किन किन राज्यों में है और कितना क्षेत्रफल रहा होगा इसका, खोजें वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो इस परिचय में बहुत कुछ समाया हुआ है। और अगर किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में केवल सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं ही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका परिचय नहीं पढ़ो, परिचय पढ़ना ही पड़ेगा, और परिचय से बेसिकली सवाल भी आते हैं। उसके बाद में हम आएंगे इसकी विशेषताओं के ऊपर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जान है एक प्रकार से, क्योंकि विशेषताओं के बिना सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन ही अधूरा है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक विशेषताएं, और साथ में एक पीपीटी में सबसे बड़ी विशेषता जो छूटी है वो है नगरीकरण। ठीक है, नगरीय विशेषताएं, ये पीपीटी में यहाँ छूट गया है, ये हम देखेंगे। और इसके साथ साथ में एक यहाँ पे भी चीज़ छूटी है, वो है आपकी इसकी खोज की कहानी पूरी, कि इसकी खोज कैसे हुई वो कहानी सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, खोज की कहानी, ये सबसे पहली चीज़ छूटी, ये भी देखेंगे। विशेषताओं में हम देखेंगे कि हड़प्पा काल का समाज कैसा था और समाज में कितने वर्ग थे, क्या क्या था, सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे, विदित साक्ष्यों के सहित देखेंगे कि समाज की विशेषता कैसी थी। और जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सती प्रथा थी, तो किस बेस पे कह रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि वहाँ पे हमें युगल समाधान मिले हैं कालीबंगा के अंदर, लोथल के अंदर, उसके बेस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा रही होगी। मतलब जो कुछ भी समाज की विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, कलात्मक विशेषताएं जो बताई जाएगी, उन सारी विशेषताओं को विद एविडेंस हम पढ़ेंगे, कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पतन की, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और इस पतन के कारणों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और किस विद्वान ने क्या कहा, मार्शल ने क्या कहा, व्हीलर ने क्या कहा, कैनेडी ने क्या कहा, है ना, और दमेत्री देव ने क्या कहा, जितने भी डीपी अग्रवाल ने क्या कहा, बीबी लाल ने क्या बोला, अमलेंदु घोष ने क्या बोला, सभी के मतांतरों पर बात करने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न रहे होंगे कि जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वैसे जितना उद्भव मुश्किल है, मतलब हमें इतिहासकारों को आज भी नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली उद्भव कैसे हुआ, उतना ही इसका पतन मुश्किल है। दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम मतांतरों के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास जो है वो करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से हैं जो हमें मिले हैं। वैसे विद्यार्थियों बता दूं आपको कि जैसे ही आप इसके पूरे साक्ष्य पढ़ोगे तो उसके बाद में नगरों में कुछ ऐसा बचेगा भी नहीं जो कुछ महत्वपूर्ण और छूट जाए। फिर भी हम लास्ट में कुछ नगरों के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सा नगर में क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ढांचा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसको हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी, इसकी खोज कैसे हुई, क्योंकि खोज की कहानी जानना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो 1829 से पहले, 1829 से पहले हमारा भारत का जो इतिहास है बेसिकली वैदिक काल से शुरू माना जाता था, मतलब 1500 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता था। उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, हमारा इतिहास और पुराना है, ये हमें पता नहीं था। जैसे कि एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी 1784 टू 1947 जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में एस.एन. राव ने कहा भी था कि मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ ही भारत को उसने जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ऐसा स्टेटमेंट भी एस.एन. राव का आता है, सुरेंद्रनाथ राव का आता है। ऐसा उन्होंने इसीलिए भी कहा था कि हम जो हमारा इतिहास मान के बैठे थे, मार्शल के प्रयासों की वजह से वो इतिहास 3000 साल पीछे चला गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 3000 साल पुरानी थी। तो उस हिसाब से हम चीज़ें वो समझने वाले हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर में रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम खोज की कहानी पूरी कर लें और साथ में हम नामकरण भी देख लें। ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आराम से समझते जाइए चीज़ों को और साथ साथ में शॉर्ट में नोट्स भी बनाते जाइए। ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये है चार्ल्स मैसन।
ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे यूरोपियन लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति ध्यान आकृष्ट करवाया। ये पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी कल्पना की कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा, द नैरेटिव ऑफ जर्नी ऑफ वेरियस पैलेसेस लाइक अफ़गानिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है, कलात, ये सारे प्रदेशों के बारे में उन्होंने यात्रा करके सबसे पहले व्यक्तित्व थे ये जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की या यूं कहिए हड़प्पा सभ्यता की कल्पना की थी। तो प्रश्न सीधा पूछे जाते हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा और यूरोपियन लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। चार्ल्स मैसन के बाद में जितने भी लोग आए, चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम आओ, चाहे अलेक्जेंडर बर्न्स आओ, चाहे वो आपके मार्शल आओ, चाहे ब्रेंटम बंधु आओ, जितने भी लोग आए थे उन सारे लोगों ने इसको ही फॉलो किया था। तो सबसे पहला व्यक्तित्व जो था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वो थे चार्ल्स मैसन। तो हम चार्ल्स मैसन से बात शुरू करेंगे। खोज की कहानी बेसिकली यहाँ से शुरू होगी। देखिए, खोज की कहानी की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो चार्ल्स मैसन का नाम बहुत महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मैं कुछ लिखूं उससे पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ, फिर अपन एक एक के बारे में समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, हुआ क्या था कि चार्ल्स मैसन, जिसका नाम जेम्स लेविस था, और ये छद्म नाम था। चार्ल्स मैसन तो इसका जो नाम था ये छद्म था। छद्म का मतलब होता है ना, जैसे शूडो नेम, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। छद्म नाम का मतलब ये होता है कि एक मेन नाम होता है, मुख्य नाम, और कुछ लोग अपना नाम बदल देते हैं और छद्म नाम रखते हैं जो दुनिया को पता नहीं होता। तो इसका जो मेन नाम था वो था आपके जेम्स लेविस। जेम्स लेविस नाम था और इसको छद्म नाम इसको चार्ल्स मैसन कहते हैं। ये व्यक्ति ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था, मतलब भारतीय जो ब्रिटिश सेना थी उसका एक सैनिक था। और उस समय इसकी पोस्टिंग आगरा हुआ करती थी। 1827 के अंदर क्या हुआ, एक दिन यह अचानक से ही अपनी रेजिमेंट को छोड़ देता है। रेजिमेंट छोड़ने के बाद में आगरा से सिंधु नदी की तरफ निकलता है। और सिंधु नदी का जो एरिया था वो विद्यार्थियों उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, वो स्वतंत्र एरिया था। और यह व्यक्ति कुछ सैनिकों के साथ आगरा से सिंधु नदी की ओर निकल जाता है सॉरी। और 1827 में निकलता, ध्यान सुनना इस बात को। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ये सिंधु नदी के किनारे वहाँ पहुँच जाता है, मतलब आज का पाकिस्तान क्षेत्र जो है वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में इसने वहाँ से कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, अब यूँ कहिए कि बौद्ध धर्म के कई सारे स्मारक खोजे, काबुल से लेके, बलूचिस्तान से लेके, पंजाब से लेके, है ना, इन सारे एरिया में इन्होंने कई सारी खोजें करी वहाँ पे। और ऐसे करते करते 1829 के अंदर, ध्यान रखना, जहाँ कहीं 1826 लिखा है उसको हल्के हाथ से सीधा काट देना। और मैं बात कर रहा हूँ 1829 की, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि इसने 1826 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की कल्पना की थी। यहाँ ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये 1829 में पहली बार वहाँ पे हड़प्पा गांव में एक टीला देखते हैं। 1829 की बात है। और जब उसने 1829 में हड़प्पा से एक टीला देखा तो उसके बाद इसने कई सारी कल्पनाएं की। एक कल्पना ये भी थी कि हो सकता है कि यहाँ पर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ हो। ऐसी कई सारी इसने कल्पनाएं की। और उसके बाद में इस पूरी सभ्यता के बारे में इस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज, जिसमें अफ़गानिस्तान, पंजाब, कलात, बलूचिस्तान क्षेत्रों की जो यात्रा थी उसके ऊपर इसने एक नैरेटिव जर्नी पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में इन्होंने ये जिक्र किया। तो 1829 के अंदर पहली बार जेम्स लुइस या लेविस या चार्ल्स मैसन ने है वो पहली बार हड़प्पा सभ्यता के ऊपर दृष्टि डाली। और पहली बार इस व्यक्ति ने कल्पना की कि ऐसी कोई सभ्यता यहाँ पे रही होगी। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल से बात करें तो ये काफ़ी सालों से भारत में था। और आपको अगर पता हो तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, आपको पता होगा। 1805 के अंदर आंग्ल मराठा युद्ध के क्रम में भरतपुर के अंदर भी एक युद्ध लड़ा गया था। भरतपुर के युद्ध में जाट रणजीत सिंह थे और यशवंतराव होलकर थे। इन दोनों ने मिलकर गैनार्ड लेक को पराजित किया था। और जब ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी साथियों, उस समय ब्रिटिश सेना में चार्ल्स मैसन एक सैनिक के रूप में थे वहाँ पे। तो ये उस सेना में भी भागीदारी कर चुके थे। और 1827 के अंदर इसने सेना छोड़ भी दी थी। तो चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की।
चार्ल्स मैसन के बाद में विद्यार्थियों दूसरा जो नाम आता है वो आता है अलेक्जेंडर बर्न्स का। देखो अलेक्जेंडर बर्न्स जो थे वो भी सैनिक थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। उनकी मृत्यु काबुल और अंग्रेज़ों के बीच में जब आंग्ल अफ़गान वार हुआ था 1834 का, उस वार में वो मारे गए थे। लेकिन उस समय उसने बुखारा अफ़गानिस्तान क्षेत्रों की यात्राएं की थी और उन्होंने माई जर्नी ऑफ बुखारा लिखी थी और उसमें उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। 1834 की बात है। उसके बाद में मतलब 31 से 34 के बीच में उसने वो सारी चीज़ें लिखी थी। अभी भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल सामने नहीं आई थी। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है यहाँ पे। अलेक्जेंडर कनिंघम को बहुत कुछ उपाधियों से नवाजा जा सकता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आते हैं। ये भी ब्रिटिश आर्मी की इंजीनियरिंग जो रेजिमेंट थी उसमें एक प्रकार से कर्मचारी थे और इनका न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र और पुरातत्व शास्त्र में काफ़ी रुचि थी इनकी। तो इन्होंने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की थी। एक 1852-53 के अंदर 53 में गए, दूसरा 1856 में गए और तीसरा 1872 व 73। 3 बार इन्होंने हड़प्पा की यात्रा की थी, ठीक है। और जब पहली बार गए तो कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जब दूसरी बार गए 1856 में तो इनको बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक यूनिकॉर्न की मोहर भी थी, ठीक है ना। वो आगे अपन समझेंगे यूनिकॉर्न की मोहर क्या थी। तो वहाँ पे इनको काफ़ी सारी मोहरें प्राप्त हुई और इन मोहरों का इन्होंने डिटेल से एनालिसिस किया और डिटेल से एनालिसिस करने के बाद में 1872 में जब एनालिसिस किया उसके बाद में इन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी थी और उस किताब को, उस रिपोर्ट को जो इन्होंने मोहरों के आधार पर लिखी, उस रिपोर्ट को 1875 में पब्लिश किया गया। ये जो तिथियां बता रहा हूँ विद्यार्थियों बहुत ऑथेंटिक तिथियां हैं। इससे इतर कहीं पर भी कोई तिथि मिलती है तो डेफिनेटली वो गलत तिथि है, ठीक है। मैं जो भी कुछ तिथि बता रहा हूँ ये काफ़ी कुछ इसको आप ऐसे अहम ना समझें या आत्मश्लाघा ना समझें। ये एक्चुअली मैं पूरा रिसर्च करके इन सारी चीज़ों को जो पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है पीछे जितनी भी क्लासेस हुई है एक भी एरर नहीं रही है और रहेगी भी नहीं, ठीक है। तो जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट 1875 में लंदन में पब्लिश होती पहली बार। फिर आगे क्या हुआ, फिर 1875 में रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में कई सारे पुरातत्ववेताओं की नज़र हड़प्पा सभ्यता पे पड़ी। लेकिन इस व्यक्ति ने किया क्या था, 1875 में जो रिपोर्ट पब्लिश करी, इसको जो हड़प्पा की मोहर प्राप्त हुई थी वो मोहर आपके बिना कुबड़ के सांड की मोहर थी। ऐसी मोहरें मिस्र में प्राप्त हुई थी। तो फिर इसने कहा कि ये सभ्यता ही उन्हीं सभ्यताओं का हिस्सा रही होगी, कोई नई सभ्यता नहीं है। तो इस प्रकार से एक जो प्रश्न खड़ा हुआ था वो वापस एक प्रकार से शांत हो गया। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने 1861 के अंदर कलकत्ता में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। और 1861 के बाद में फिर ये उसके डायरेक्टर जनरल भी बन गए थे, जो कि लगभग 85 तक बने रहे। उसके बाद में लगभग 85 कह रहा हूँ, एग्जैक्टली सन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। फिर जेम्स बर्गेस उसी भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने, डायरेक्टर जनरल बने। लेकिन फिर वित्तीय संकट के कारण, जैसे अपन बक संकट बोलते हैं, क्योंकि एडवर्ड बक कलेक्टर हुआ करते थे बंगाल के अंदर, उन्होंने कहा कि ये पैसे नहीं हमारे पास में। और बक ने क्या किया, बक क्राइसिस बताते हुए और उसने एएसआई को बंद कर दिया, एएसआई के सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। और एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग जो कनिंघम ने स्थापित किया था, वो बंद किसने किया था, एडवर्ड बक ने उसको बंद कर दिया था। तो एक प्रकार से सारी खोजें जो हो रही थी वो ठंडे बस्ते में आ गई। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर वायसराय जब बनते हैं, और लॉर्ड कर्जन की दिलचस्पी जो है वो काफ़ी कुछ रही थी इस पुरातत्व में। तो उसने 1902 के अंदर पुनः एक बार इस भारतीय पुरातात्विक विभाग को पुनर्जीवन दिया और 1902 के अंदर उसने मार्शल को, जॉन मार्शल जिसे अपन कहते हैं, उस जॉन मार्शल को क्या बनाया, भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के 1902 में डायरेक्टर बने और 1928 तक डायरेक्टर रहे। और इसी व्यक्ति को श्रेय जाता है, इसी व्यक्ति के निर्देशन में, इसी व्यक्ति के शासन में, इसी व्यक्ति के निदेशक रहते हुए, इसी व्यक्ति के नियंत्रण में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। इस व्यक्ति ने 1917 में वहाँ से दिलचस्पी लेनी शुरू करी और इन्होंने भारतीय इतिहासकार
एक एक दो इतिहासकारों को पहले भेजा पुरातत्वविदों को कि आप देखिए कि कनिंघम की जो रिपोर्ट है क्या ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे जाके एक बार रिसर्च कीजिए। तो भारतीय पुरातत्ववेताओं ने इतना दिलचस्पी नहीं ली और मोस्टली सभी ने यही बोला कि ऐसी कोई सभ्यता वहाँ पे नहीं है। लेकिन 1917 में खुद ने दिलचस्पी लेनी स्टार्ट करी और इन्होंने वो पाकिस्तान के अंदर लरकाना और साहिवाल ज़िलों में खुदाई करनी शुरू करी राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के साथ में। और धीरे धीरे खुदाई के बाद धीरे धीरे 1921-22 मतलब 20 का जो दशक था उस समय आपके इनको सफलता मिली। और इस सफलताओं के बाद में आप इसको ऐसे कह सकते हो कि यूँ कहिए कि 1921 के अंदर हड़प्पा और 22 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और इन खोजों के बाद जब ये दो बड़ी खोजें हुई तो इन खोजों के बाद में 1924 के अंदर मार्शल ने लंदन की इलस्ट्रेटेड पत्रिका जो वीकली लंदन वीकली थी, लंदन के अंदर साप्ताहिक पत्रिका छपती थी, उसमें पूरी दुनिया के सामने घोषणा करी कि हमने दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता खोज ली है। बस ये घोषणा 1924 के अंदर सितंबर महीने में की गई और मार्शल के द्वारा की गई थी। तो मार्शल को इस सभ्यता का एक प्रकार से यूँ कहिए कि खोजकर्ता माना जाता है। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, के.एन. दीक्षित, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, और एलस्टाइन, इन सारे लोगों ने इन्हीं के निर्देशन में सारा का सारा काम किया था। तो मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से शुरू होती है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 1829 में जिस सभ्यता की कहानी स्टार्ट हुई थी वो आपके सभ्यता अंततोगतवा 1924 में प्रकाश में आती है। और उसके बाद मार्शल 1928 में चले जाते हैं। इन्होंने मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी, उसमें बहुत कुछ प्रकाश डाला। 1931 की पुस्तक है वो। फिर मार्टिन व्हीलर इनके बाद में आ जाते हैं। मार्टिन व्हीलर ने भी काफ़ी कुछ काम किया और वृहत क्षेत्रों के ऊपर खनन कार्य किए। मैके ने भी कार्य किए, फिर बीबी लाल ने कार्य किए। और इस प्रकार से 1924 के बाद से लगातार खनन होता गया, सभ्यता विस्तृत होती गई, हमारे को कई सारे सैकड़ों स्थान मिलते गए। और जैसे भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में उसी समय भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। और विभाजन के साथ ही सारे के सारे स्थान कहाँ चले गए, सारे के सारे स्थान पाकिस्तान में चले गए। और जब सारे स्थान पाकिस्तान में चले गए तो 1947 के बाद नई तरीके से काम शुरू हुआ और वो काम रोपड़ से शुरू किया गया, ठीक है, रोपड़, कालीबंगा, वहाँ से काम शुरू हुआ। और आज 2021 की अगर अपन बात करें तो 21 क्या 22 की बात करें तो आज तक जो है वो सैकड़ों स्थान भारत में खोजे गए और सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात में खोजे गए। कौनमेर सबसे नया स्थान खोजा गया, 2015-16 की बात है वो, ठीक है। वैसे खोजा तो 2006 में गया था। ASI अभी तक वहाँ पे रिसर्च कर रही है। और ये RS में एक बार प्रश्न भी आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थान कौन सा है। तो इस प्रकार इसकी पूरी खोज की कहानी रही। इस कहानी में एक कैरेक्टर बीच में और भी आता है और वो आता है आपकी 1856 के अंदर लाहौर और कराची के बीच में तीसरी रेल लाइन बन रही थी। तीसरी क्यों कह रहा हूँ, पहली रेल लाइन जो है वो आपकी मुंबई से थाने के बीच में बनी थी। दूसरी रेल लाइन कलकत्ता रानीगांव के बीच बनी थी। और तीसरी जो रेल लाइन है वो लाहौर और कराची के बीच में बन रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ लोग वहीं रेल लाइन बना रहे थे जहाँ जहाँ आपके बंदरगाह थे, ताकि कच्चे माल को आंतरिक भागों से बंदरगाह तक लाया जा सके। और फिर पक्का माल जब ब्रिटिश आएगा तो आपकी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल को उसको बंदरगाह से आंतरिक क्षेत्रों तक ले जाया जा सके। तो ब्रिटिशर्स ने मैक्सिमम जो रेलवे बनाई थी वो सारी की सारी रेलवे बंदरगाह को आंतरिक शहरों तक, जो कि रॉ मटेरियल के क्षेत्र थे, वहाँ तक जोड़ने के लिए इन्होंने लाइनें बनाई थी, रेलवे लाइनें। तो उस समय जो रेलवे लाइन बना रहे थे वो आपके विलियम ब्रेंटम और उनके भाई, इसलिए अपन उनको ब्रेंटम बंधु बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर थे। वो जब रेल लाइन बना रहे थे तो वहाँ पर उनको कई सारी ईंटें मिली, क्योंकि रेल लाइन पहले क्या होता था, आजकल तो क्या है कि हम वो सीमेंट के पक्के हुए गटर यूज़ करते हैं। पहले जब रेल लाइन बनाते थे तो उस गाटर के स्थान पे, क्योंकि सीमेंट तो था नहीं, तो उस गाटर के स्थान पे पहले के काल में पक्की हुई ईंटों का उपयोग करते थे। तो ईंटों को बनाने के लिए नीचे से मिट्टी चाहिए होती है जो चिकनी हो। तो उस मिट्टी की खोज के लिए जब रेलवे के उस कर्मचारियों ने खोज करनी शुरू करी तब उनको है वो ईंटें मिलनी शुरू हो गई थी। और ईंटें मिलने के बाद फिर वापस कनिंघम 1856 में दूसरी यात्रा वहाँ पे
करते हैं और इस प्रकार से उनका भी योगदान रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं, हाँ ठीक है, उन्होंने भी कहा कि ऐसी ईंटें हमारे को मिल रही है, तो मतलब एक प्रकार से उन्होंने भी ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया। इस पूरी कड़ी में लॉन्गवर्थ डैम्स करके एक और व्यक्ति का भी नाम आता है, उसको भी कई सारी मुद्राएं मिली थी। तो ये 4-5 नाम आते हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा योगदान दिया था। ये उन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ जो आपके मुख्य हैं। और ये सारे के सारे जो डेटास थे, ये डेटा मैंने ऑलमोस्ट हडवा की वेबसाइट से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिए हुए। तो आपको किसी किताब में कुछ भिन्न मिलता है तो आप उस पर लाल पेन है वो बेझिझक चला सकते हो, ठीक है। तो ये 3 लोगों का हमारे पास में था और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थान है। तो हमारा प्रयास है कि आज हम इस पूरी कहानी को समझ के लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चार्ल्स मैसन से बात शुरू की, अलेक्जेंडर बर्न्स पे लेके आए, वहाँ से कनिंघम पे लाए और वहाँ से मार्शल पे लाए, ठीक है। तो ये 4-5 मेन कैरेक्टर थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। इन सारों में जितने भी प्रश्न बनते हैं मोस्टली इन 5 के ही बनते हैं। ये कभी मैसन का बनता है तो मैसन का प्रश्न सीधा यही बनता है कि पहली बार प्रकाश मिलाने का श्रेय किसको जाता है, तो मैसन को जाता है। कनिंघम का श्रेय बनता है इसकी मोहरों की रिपोर्ट के बेस पे बनता है या इसके पुरातात्विक विभाग पे बनता है। मार्शल का सवाल ये बनता है कि किसके निर्देशन में या किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, या बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के समय ASI के डायरेक्टर जनरल कौन थे, इस टाइप से सवाल बनता है, ठीक है। और इसके अलावा और ये बाकी के जो प्रश्न है ये जनरली बनते नहीं, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ना बहुत ज़रूरी होती, ठीक है। तो अब अगर अपन बात को शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले आपको एक पूरी आउटलाइन जो है वो दे दी है और इस आउटलाइन के साथ साथ अब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपके चार्ल्स मैसन, ठीक है। अब देखिए चार्ल्स मैसन के संबंध में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इनका मूल नाम जेम्स लेविस था, ठीक है। क्या था? जेम्स लेविस था और यह इनका छद्म नाम था। छद्म का मतलब होता है शूडोनेम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई बार नाम बदल देते हैं। तो जेम्स लेविस था जो कि आप साथ साथ में लिखते रहना, ब्रिटिश भारत की सेना का भाग था, ठीक है। सेना का भाग था। आगे क्या ध्यान रखना है कि इसने भरतपुर युद्ध में भी भाग लिया था। अब भरतपुर युद्ध कब हुआ था? तो आप लिख लोगे 1805 में हुआ था। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। युद्ध का भाग था। इसमें रणजीत सिंह जाट भरतपुर के शासक थे। रणजीत सिंह जाट एवं यशवंत राव होलकर ने गेनार्ड लेक को पराजित किया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है कई बार, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सिख मराठा सारे जाट सब कोर्स में है, तो ये वहाँ पे भी आएगा। अभी से ध्यान होगा तो ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। पहली बात। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, 1827 के अंदर
1827 में मैसन आगरा से सिंधु नदी की और अपने साथियों के साथ प्रस्थान करते हैं। साथ साथ में लिखने जाना, अपने साथियों के साथ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, देखिए उस समय ये जो सिंधु नदी क्षेत्र था, मतलब जिसमें आपके कुछ अफ़गानिस्तान का एरिया भी आ जाएगा, सिंध का एरिया आ जाएगा, नीचे बलूचिस्तान का एरिया आ जाएगा, इस पर उस समय अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। उस समय वो स्वतंत्र एरिया थे पूरे के पूरे। ठीक है, प्रस्थान करते हैं तथा अनेक प्राचीन स्मारकों की खोज करते हैं। स्मारकों की खोज, जब इन्होंने इतने सारे प्राचीन स्मारक खोजे तो फिर इनका इंटरेस्ट जो है वो आपके पुरातत्व की ओर होने लग गया। मतलब इनकी रुचि बढ़ने लग गई और खोज की रुचि बढ़ने लग गई, और ये 1829 में उन स्थानों पे पहुंच गए जहां पे आज हड़प्पा सभ्यता हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, वर्ष 1829 में, ये डेट महत्वपूर्ण है आपके लिए। वर्ष 1829 में कई सारी किताबों में 26 है, लेकिन मैं आपको बहुत कन्फर्म बता देता हूँ, 26 में ये आगरा में ही थी। ये 1827 से ही आगरा छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये बात लिखी कि 1827 में मैसन ने आगरा छोड़ा। ठीक है, तो 1827 में मैसन ने आगरा छोड़ा था, और 1829 में हड़प्पा में एक टीला मतलब माउंड देखा। ठीक है, हड़प्पा में एक टीला देखा। तत्पश्चात यहाँ सभ्यता होने की कल्पना की। ठीक है, तो ये तो बातें याद रखनी है, और अगली पीपीटी पे मैं जा रहा हूँ, जब तक आप इसको आराम से लिख लो, और नेक्स्ट पीपीटी में हम देखेंगे कि और क्या हुआ। इसको आगे बढ़ाते रहना। इस प्रकार मैसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं IVC लिख रहा हूँ शॉर्ट में अब, पर प्रकाश डाला तथा प्रथम बार यूरोपीय लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता की कल्पना की थी, प्रकाश डाला था, रोशनी डाली थी, और पूरे यूरोपियन लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। अभी तक ये चला आ रहा था कि मिस्र, मेसोपोटामिया यही सभ्यताएं हैं, ये नहीं होगी। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1805 के आसपास मिस्र की सभ्यता के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा था, और उसके 20 साल बाद ये सारी घटना हो रही थी। तो एक अपने आप में बड़ी घटना थी विश्व इतिहास में उस समय। ठीक है, मैसन ने इसके बारे में अनुमान लगाया था कि यहाँ पर अवश्य ही
सिकंदर व पोरस का युद्ध हुआ होगा। युद्ध हुआ होगा, मतलब इनका अनुमान ये था। इसने कोई सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बताई ऐसे कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, इसने कहा यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है, निश्चित रूप से यहाँ युद्ध हुआ होगा और इस युद्ध के बाद हो सकता है कि सिकंदर महान ने यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र खत्म कर दिया हो। ऐसा इन्होंने एक कल्पना करी थी, ठीक है। तो ये इनकी कल्पना थी और पहली बार यही व्यक्ति था जिसने पूरा का पूरा इस सभ्यता के बारे में कहा था। इस बात को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वेरियस जर्नी ऑफ इवेंट, इनकी पुस्तक ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात एंड पंजाब 1842 में पब्लिश हुई थी। पंजाब में यह उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। ये आप है वो लिख लो आराम से। ठीक है, तो ये हो गया इसमें पूरा का पूरा किसका, चार्ल्स मैसन का। तो मैसन में क्या क्या ध्यान रखना है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है। अब चार्ल्स मैसन और कनिंघम, इनके बीच में एक नाम और आता है, तो मैं उसको भी अलग ही स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बीच में जो दूसरा नाम आता है विद्यार्थियों, वो आता है हमारे अलेक्जेंडर बर्न्स का। अलेक्जेंडर बर्न्स, ठीक है। ये इनके बीच में आता है, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, हाँ, लेकिन इसको भुला भी नहीं सकते क्योंकि बड़े स्तर पर नेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वशास्त्री का योगदान सिंधु घाटी सभ्यता के खनन में या खोज में रहा या नहीं रहा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अलेक्जेंडर में क्या क्या देखना है। अब अगर सबसे पहली बात करें इनकी, तो इन्होंने भी यहाँ के यूँ कहिए कि प्रथम द्वितीय नहीं, मैं सारे थोड़ी देर पहले शायद द्वितीय बोल दिया था, प्रथम अफगान और अंग्रेज़ों का जो संघर्ष था उसमें इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ठीक है। अफगान के अंदर संघर्ष हुआ था, काबुल के अंदर, काबुल, ठीक है, अंग्रेज इनमें शामिल थे, मैं भाग लिया, सैनिक ही था ये भी, भाग लिया तथा मारा गया, ठीक है, मारा गया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो थी हिस्ट्री ऑफ बुखारा, नहीं सॉरी, ट्रेवल्स इनटू बुखारा, ट्रेवल्स इनटू बुखारा, ठीक है, में। अब ट्रेवल्स इनटू बुखारा जो किताब लिखी, इस किताब में जो इन्होंने है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में या में मैसन द्वारा उल्लिखित सभ्यता
पर कार्य किया। ठीक है, इन्होंने भी डिटेल में जानकारी दी काफ़ी, और ये कार्य 1831 से 34 के बीच में रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, सामान्य योगदान है अलेक्जेंडर बर्न्स का। अब तीसरे नंबर पे विद्यार्थी नाम आएगा, सबसे बड़ा वो आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम का। और कनिंघम को हमें बढ़िया तरीके से याद रखना है, इसमें काफ़ी कुछ है यहाँ पे याद रखने के लिए। सबसे पहली चीज़, ये थे कौन? ये जो सेना थी, सेना में जो अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक रेजिमेंट के सिपाही थे, रेजिमेंट के कर्मचारी थे। बाद में पुरातत्व तथा मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है जो मुद्राओं का अध्ययन करता है, जैसे हम इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, मुद्रा शास्त्र में रुचि लेने लगे। ठीक है, इस क्रम में कनिंघम 3 बार हड़प्पा की यात्रा करते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर बर्न्स की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले मैसन ने भी उल्लेख किया था, और इसके साथ साथ में कई और, बीच में एडम्स वगैरह के कई सारे नाम और भी आते हैं, इन सारे लोगों ने जिक्र किया था। तो फिर ये जिक्र करने के बाद में जब इनकी पुरातत्व में इतनी दिलचस्पी थी, तो निश्चित रूप से इनका है वो एक प्रकार से यहाँ जाने की इच्छा हुई, और ये आते हैं यहाँ पे हड़प्पा, 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। कब की? तो 1853 में की, 1856 में की, और 1872-73 में की। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। और कई सारी किताबों में 2 बार ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये कितनी बार गए हैं? 3 बार गए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब 3 बार यहाँ पे गए, और 3 बार यहाँ जाने के बाद इन्होंने किया क्या वहाँ पे? तो 1853 में कुछ ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली, हाँ, लेकिन 56 में जब ये गए तो इनको वहाँ पे कई सारी मोहरें मिली, जैसे अपन सील बोलते हैं, और मोहरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र थे। 72 में गए तो भी मोहरें मिली। ठीक है, कुछ ईंटें भी प्राप्त हुई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेशली इन्होंने मोहरों का अध्ययन किया। ठीक है, मुद्राएं और मोहरों में क्या अंतर है वो भी हम आगे बात करेंगे। मोहरें बेसिकली क्या होती थी? मोहरें जो सामान आयात निर्यात करते थे उनके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे, निशान होता था, ताकि एक तो क्या, सामान जब दूसरी जगह गंतव्य स्थल तक पहुंचेगा तो इसकी गारंटी रहेगी कि भाई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और दूसरा पता रहेगा कि ये आपके सामान किस स्थान से आया हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक लोगो होता है। आज भी अपन देखते हैं ना, डाक विभाग में कोई ऐसे सामान आता है तो उसके ऊपर एक ऐसे सील लगी हुई होती है। जब हम चुनाव करवाने जाते हैं तब भी हम उसकी मुहर लगवाते हैं चुनाव आयोग की, ताकि ये अश्योरिटी रहे कि भाई इस माल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और दूसरा ये भी रहे पहचान भी सुनिश्चित हो। तो सुरक्षा और पहचान दोनों के लिए जिस ठप्पे का उपयोग किया जाता था उसे मोहरें कहते थे। ठीक है, तो यात्रा की, और इन यात्राओं के दौरान इनको विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई, प्रकार की मोहरें, जिसमें प्रमुख थी एक वृषभ की मोहर प्रमुख। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई। इनके आधार पर या मोहरों के आधार पर
इनके आधार पर 1875 में कनिंघम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। इसको यहाँ पे भ्रम इस बात का था कि वृषभ के ऊपर जो कुबड़ होती वो थी नहीं, तो उसको लगा कि हो सकता है कि विदेशी मुद्रा हो, ऐसी कोई यहाँ सभ्यता संभवतः नहीं रही हो, ऐसा उसको लगा था। यहाँ पे कनिंघम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की बात है? 1875 की। ये किताबों में कई जगह 1872 भी लिखा है, कई जगह 73 लिखा है। एनसीईआरटी ने 75 लिखा है यहाँ पे, और इसकी खुद की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी 75 लिखा हुआ है। और हड़प्पा की वेबसाइट पे हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो 3 बार यहाँ पे है वो यात्रा कर चुके थे। इस बात का हमें है वो ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने ये काम किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना की थी। तो उसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो ASI की स्थापना की थी। ठीक है, इसको मैं अगली स्लाइड पे ले रहा हूँ, पहले आप इसको आराम से देख लो, और देखने के बाद इसको आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी इसको लिखते रहो, ठीक है। अब मैं अलग स्लाइड पे ले रहा हूँ। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में कहते हैं ASI, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, सर्वेक्षण का गठन 1861 में कलकत्ता में किया। चाहे कार्यालय देहरादून में भी था ना, कलकत्ता में किया, ठीक है। 61 से आगे यूँ कहिए कि कुछ समय तक इसके डायरेक्टर जनरल नहीं थे, लेकिन बाद में भी इसके खुद पहला ही डायरेक्टर जनरल खुद बना। इसका पहला महानिदेशक स्वयं बने, जो कि 1885 तक बने रहे। ठीक है, 85 तक बने रहे। तत्पश्चात बर्गेस बने, जॉन बर्गेस, जो कि 1886 टू 89 तक रहे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कर्जन पढ़ेंगे तब वापस यही बात वापस आएगी, फिर आपको भी लगेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग 2 बार कैसे स्थापित हुआ। कई बार आता है कर्जन ने स्थापित किया, कई बार आता है कि कनिंघम ने किया। ठीक है, तो उसको मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ पूरा ही। ठीक है, फिर क्या हुआ, एडवर्ड बक ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए
हवाला देते हुए 1892 में ASI को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है। तत्पश्चात इसकी पुनर्स्थापना वायसराय, साथ साथ में लिखने जाना, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में की गई। ठीक है, 1902 में की गई तथा पहला महानिदेशक अभी क्या ये सरकार से पारित करवा दिया था, तो सरकार की फंडिंग आने लग गई थी। ठीक है, अब ये डायरेक्टर जनरल बन गया था। पहले ये डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल होते थे। ठीक है, तो महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया, जॉन मार्शल को बनाया। ठीक है, तो पहला इसका 1902 में जब दोबारा स्थापित हुआ तो इसका महानिदेशक किसको बनाया, जॉन मार्शल को है वो बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मेरा साफ मतलब है यहाँ पे कि एक प्रकार से मार्शल हो गया, एडवर्ड बर्ग हो गया। अच्छा, इसको एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था, भूल गया था, इसे बक संकट भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार नेट में मेरे हिसाब से प्रश्न था कि किस संकट के तहत ASI को हमेशा के लिए बंद किया गया था, बक संकट के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये जो योगदान था साथियों, ये योगदान था किसका, ये एक प्रकार से कनिंघम का योगदान था, और कनिंघम ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी थी। अब आगे देखिए, कनिंघम के बाद मार्शल को लाऊं उससे पहले दो उन छुपे लोगों के नाम भी मैं बताना चाहूँगा। दो छुपे क्या, एक ही व्यक्ति, जो ब्रेटम बंधुओं की बात है उसको थोड़ा देख लेते, फिर सीधे मार्शल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये आगे मार्शल आए उससे पहले अपन क्रम से चल रहे हैं और क्रम को मेंटेन रखेंगे। 2 नंबर हो गया था अलेक्जेंडर बर्न्स का, और ये है हमारे 3 नंबर। ठीक है, और अब आगे आएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कौन है, 4 नंबर है आपके ब्रेंटम बंधु, जॉन एम विलियम ब्रेंटन, जॉन व विलियम ब्रेंटम। ठीक है, जॉन व विलियम ब्रेंटम, इनको अपन ब्रेंटम बंधु भी कहते हैं, ब्रेंटम ब्रदर भी बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या योगदान था, दरअसल ये रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे लाइन बिछाने के क्या थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। और 1856 के अंदर लाहौर और कराची के मध्य, लाहौर व कराची के मध्य रेलवे लाइन लगाते समय पक्की ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो कनिंघम को यहाँ पर भी काफ़ी मदद मिली थी। ये ब्रेंटम बंधु थी, एक नाम विद्यार्थियों और भी साथ में आता है, देखिए इसको आप आराम से लिख लो। अब ब्रेंटम बंधुओं के बाद में यहाँ पे एक नाम लॉगवर्थ डैम्स का भी आता है। लॉगवर्थ डैम्स ने भी एक सील प्राप्त की थी,
लॉगवर्थ डैम्स, ठीक है, क्या नाम है, लॉगवर्थ डैम्स। और इसने ए टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज किताब लिखी थी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज, ठीक है, ये किताब लिखी। और इसमें इसने लिखा है कि इसको भी कनिंघम जैसी मुहर प्राप्त हुई थी। तो इसने भी एक प्रकार से काफ़ी बड़ी अच्छी खासी रिपोर्ट जो है वो एक प्रकार से दी थी। और ये बात भी 1891 की है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ये सारी चीज़ें होगी। मार्शल को निर्देशक बना दिया और ये 1902 से लेकर 1928 तक रहेगा। इसके बाद में व्हीलर आ जाएगा, ठीक है। ये 1902 से 28 तक क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, डीआईजी रहेगा वहाँ पे, सॉरी डीजी रहेगा। अब नाम आता है जॉन हर्बर्ट मार्शल का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मार्शल ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्शल ही वो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व और निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। तो अपन मार्शल में देखते हैं क्या क्या देखने हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। पहली बात, कितने व्यक्ति ले लिए, 5 ले लिए। अब ये 6ठा नंबर है। तो 1902 से 1928 के मध्य ASI, ठीक है, इंडियन सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजी, ASI के डीजी रहे, ठीक है। इतना ज़्यादा है कुछ नहीं, आराम से इतना थोड़ा ध्यान रखोगे तो भी हो जाएगा। दूसरी बात, इनके नेतृत्व व निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग का निदेशक कौन था, हेड कौन था, जॉन मार्शल थे। या ये पूछें कि किन के नेतृत्व या निर्देशन में, कॉलेज लेक्चरर 2016 के पेपर में सवाल एज इट इज ऐसे ही आया था कि किसके नेतृत्व में या निर्देशन में, डायरेक्शन कहो चाहे कंट्रोल कहो, के नियंत्रण में है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो सीधा सा उत्तर क्या जाता है, जॉन हर्बर्ट मार्शल। ये जॉन मार्शल थे और इन्होंने है वो इस सभ्यता की खोज में सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ पे निभाई थी, ठीक है। और इनके निर्देशन में पहले हड़प्पा व बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है। अब देखिए, इसको आप एक मिनट पहले इसको देख लो आराम से, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले किसकी खोज होती है, हड़प्पा की, और बाद में किसकी खोज होती है, मोहनजोदड़ो की। अपन एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की, ठीक है। स्थान कौन सा है, तो स्थान है रावी नदी का बायां किनारा, ठीक है, साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस नदी से हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज रावी नदी से हुई।
क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी में भी कई बार ये पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किस ओर है, दाईं ओर है या बाईं ओर है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वर्ष 1921 में खोज की घोषणा हुई। उत्खनन तो 1917 से चल रहा था, खोज की घोषणा कब होती है? 1921 में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। ठीक है, ये कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई वो कहाँ पर की गई, किसने की गई, किस नदी के किनारे की गई, और पहला स्थान कौन सा था? तो यह आपकी पहला स्थान था कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा गांव है और प्रथम स्थान। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के गांव का नाम नहीं था, हड़प्पा पाकिस्तान का गांव है, बस उसके ऊपर खुदाई हुई इसलिए इसको हड़प्पा बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपके गांव में कोई खुदाई हो तो सीधी सी बात है हम उस आपके गांव का ही नाम लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे बाढ़ में तिलवाड़ा के अंदर यहाँ पे पूरा पाषाणकालीन कई सारे प्रमाण मिले हैं, तो हम उसको कहेंगे जैसे बागोर, तो बागोर की सभ्यता यहाँ पे, तिलवाड़ा की सभ्यता या केंद्र जो भी है उस हिसाब से नाम देंगे। ठीक है ना। तो हड़प्पा उस समय का कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ था, ये बाद का नाम है। ठीक है, तो ये हड़प्पा की बात हो गई। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मोहनजोदड़ो की। ठीक है, ये हड़प्पा की बात है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सबसे पहले स्थान सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी और लरकाना ज़िला। ये ज़िला कई बार पूछते हैं, लरकाना साहिवाल दोनों। ठीक है, पहले ये हड़प्पा मोंटेगोमरी ज़िले में हुआ करता था, बाद में साहिवाल नया ज़िला बन गया, तब वो साहिवाल में आ गया है। ठीक है, तो अब मोंटेगोमरी मत करना। ठीक है, सिंधु नदी, लरकाना ज़िला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया इसका स्थान। अब बात आती है कि खोज किसने करी, कब करी? 1922 में। 1922 में राखाल दास बनर्जी कह दो या आर डी बनर्जी कह दो, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, लिख लेना उसको आराम से, के नेतृत्व में खुदाई हुई, खुदाई। ठीक है, तत्पश्चात, ठीक है। अब देखिए आगे ऐसा नहीं है कि राखाल दास बनर्जी अकेले ने किया था, आगे चलकर यूँ कहिए कि जो काशीनाथ नारायण दीक्षित थे, के.एन. दीक्षित ने भी आगे खुदाई की थी, और मार्शल ने भी इसकी है वो खुदाई की थी। तत्पश्चात काशीनाथ दीक्षित व मार्शल ने विस्तृत खुदाई करवाई, तो पहला स्थान कौन सा था? हड़प्पा, और दूसरा स्थान कौन सा? मोहनजोदड़ो। आप देख पा रहे हैं ये आपके किस तरह से ये रावी नदी है, इसका ये बिल्कुल आपके बायां किनारा हो जाएगा, ये सिंधु नदी का दायां किनारा हो जाएगा। देखिए आप दायां किनारा लिख लेना। तो ठीक है, तो ये दोनों स्थान है वो सबसे पहले खोजे गए, और ये दोनों स्थान किसके नेतृत्व में सारा काम निर्देशन में हो रहा था? वो हो रहा था आपके मार्शल के निर्देशन में। और इन दोनों स्थानों की खोज के बाद विद्यार्थियों क्या हुआ? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आगे सामने आती है। अब 1924 के अंदर मार्शल ने लंदन के एक न्यूज़पेपर में खबर छपवाई, और उसके तहत घोषणा करी पूरी दुनिया के समक्ष कि हमने है वो सिंधु घाटी सभ्यता या दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता की खोज करी है।
ऐसी घोषणा के साथ ही दुनिया पूरी की नज़रें सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आ गई। तो अब देखिए आगे क्या क्या ध्यान रखना है, और मैं कुछ मेन पॉइंट, आप इसको आराम से देख लो, उतार लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उक्त दोनों घोषणाओं के बाद दोनों खोजों के बाद मार्शल ने इंग्लैंड में सितंबर 1924 20 तारीख को, कहीं 24 लिखा है, गलत है ना, 20 ही है, सितंबर 1924 को एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका इल्युस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज़ में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की तथा आगे चलकर 1927 में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? इन्होंने दिया, मार्शल ने। और तत्पश्चात मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये पुस्तक का नाम भी याद रखना, बड़े एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जानकारी दी। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में मार्टिन व्हीलर आते हैं, डायरेक्टर थे। तत्पश्चात, ये बातें मैं समझा चुका हूँ, बस अब लिखवा रहा हूँ। तत्पश्चात मार्टिन व्हीलर, ये मार्टिन व्हीलर आगे कई बार आने वाले, एक बार नहीं आएंगे, कई बार आएंगे। मार्टिन व्हीलर की पुस्तक थी जिनका नाम था आपके माई आर्कियोलॉजिकल सर्वे, माई आर्कियोलॉजिकल सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान में इस सभ्यता पर विस्तृत विश्लेषण लिखा है।
विस्तृत विश्लेषण किया है। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम याद रखना। कई बार किताबों के नाम और सामने सम्मिलित करो करके है वो पूछ लिया जाता है। ये किताब बहुत बाद में पब्लिश हुई थी, शायद 1976 के आसपास की है। ठीक है, सन इतने महत्वपूर्ण नहीं, बट लेखक कौन है ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बस बात पूरी होने वाली है। और अब देखिए आगे, मार्टिन लुथर की बात हो गई और मैके ने भी इसकी तारीफ़ की थी। आगे मैके भी आएगा। मैके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में भी इस सभ्यता का समग्र विश्लेषण किया है, का विशद वर्णन किया है। ठीक है, और सबसे लास्ट बात इस खोज की पूरी कहानी की जो आपको याद रखनी, एस.एन. राव का स्टेटमेंट, जो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बाद इन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो एस.एन. राव का स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में पूछते हैं। एस.एन. राव, सुरेंद्रनाथ राव ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी 1784 to 1947 आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था वहां से 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि ये मतलब था साफ इसका कि मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करके भारतीय इतिहास को थोड़ा और पुराना कर दिया। कहने का मतलब ये था, पीछे कर दिया। ठीक है, पीछे कर दिया। तो ये स्टेटमेंट एस.एन. राव का है। अब आप इसको आराम से लिख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखने वाली सारी चीज़ें हैं इसमें। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे इस पूरे खोज की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अब कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम जो है ये 500 एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं जितना आज का था, और फिर सीधे विशेषताओं पर उसके बाद में पतन पे आएंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इतिहास का आनंद है वो लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।